हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। ये मैं लाइव रिकॉर्डिंग क्लास दे रहा हूँ। लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड क्लास है। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस विद द हेल्प ऑफ द अनअकैडमी। एज यू नो, अनअकैडमी इज इंडियाज लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। और इसके अलावा जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि अनअकैडमी जो है भारत का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां सुचारू रूप से कर सकते हो, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी गांव में, किसी भी टाउन में, किसी भी शहर में है क्यों ना रह रहे हो। लेट्स क्रैक यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस इन हिंदी मीडियम और बाइलिंगुअल। स्टे विद मी, कृपा शंकर, ज्योग्राफी। फ्रेंड्स, वेलकम है आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अनअकैडमी पे। और अनअकैडमी आपको प्रोवाइड क्या कराएगा इसके बारे में बताता हूँ। और जो क्लास का टॉपिक है वो मैं बहुत जल्दी ही शुरू करूंगा। थोड़ा सा आप जान लीजिए फीस स्ट्रक्चर और फीचर्स के बारे में। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, जैसे कि आप सभी को पता है, पूरे विश्व में कोविड 19 की समस्या चल रही है। तो कोई भी इंस्टीट्यूट या किसी भी टाइप का इंस्टीट्यूट ओपन नहीं है, ना किसी शहर में ना किसी गांव में। तो दोस्तों, आप अपने कोर्स को, अपने पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखिए, जिसके तहत आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां घर पे बैठ के कर सकते हो। और अनअकैडमी आपको प्रोवाइड क्या कराता है, ठीक से देख लीजिए। डेली लाइव क्लास, यानी कि डेली लाइव क्लास में आप क्लास को डेली लाइव देख सकते हो, लाइव टेस्ट कर सकते हो, लाइव क्विजेस में पार्ट में कर सकते हो। लेकिन जो लाइव टेस्ट या क्विजेस पार्ट है वो आपका एमसीक्यू फॉर्म में होता है, यानी कि एक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, तो आपको उसमें से एक को हिट करो और उसके बाद जो भी कोर्स आप चूज करोगे वो सारा का सारा सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट कराया जाएगा। एज आवर कोर्स आर स्ट्रक्चर्ड इन द लाइन विद द लर्न exam syllabus to help best prepare to for it, and you can get maximum marks according to your syllabus। और तीसरा जो फोर्थ लास्ट में फीचर्स है अकेडमी द्वारा, वो है अनलिमिटेड एक्सेस। चाहे आप किसी विलेज में हो, टाउन्स में हो या सिटीज में हो, आपके पास एक अपना मोबाइल होना चाहिए। और उसके थ्रू आप अपने मोबाइल से अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और अपनी कक्षा को सुचारू रूप से चलाते रहिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप, चाहे आपके पास गूगल यानी कि एंड्रॉइड का फोन हो, एंड्रॉइड वाला, तो आप उसके गूगल प्ले पे जाके ये वाला नाम डालिए, अनअकैडमी लर्निंग भी आएगा। फिर उसको इंसर्ट करने के बाद उसको लॉग इन करके आप अपनी क्लास को कर सकते हो। और जिनके पास आईफोन यूजर है वो एप्पल स्टोर पे जाके सेम चीज डालना, वो आपको ऐप मिल जाएगा। और दोस्तों, अबाउट मी, एज यू नो, माय नेम इज कृपा शंकर और मेरी जो क्वालिफिकेशन है वो है एमए इकोनॉमिक्स। ठीक है ना दोस्तों, अनअकैडमी के थ्रू आप बेस्ट फैकल्टी के साथ जुड़ के अपना कोचिंग को कर सकते हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर सकते हो। दोस्तों, मेरा नाम है कृपा शंकर। मैं आपको ज्योग्राफी की जो क्लासेस है मेंस और प्रीलिम्स के पर्पस से कराऊंगा। मेंस जो है आपका 2020 और प्रीलिम्स 2021। दोस्तों, फोकस रह के पढ़ना, जो रेलेवेंट थ्योरी है, जो रेलेवेंट कोर्स है, इसी के साथ पढ़ो। इधर उधर की चीजों को बिल्कुल भी टच मत करना। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दशहरा से पहले जो भी कोर्सेज हैं वो अपग्रेड करके अनअकैडमी ने नए कुछ चूज किए हैं, सिलेक्ट किए हैं। पॉलिटी के 15 कोर्सेज हैं, ज्योग्राफी के 20 कोर्सेज हैं। तो टोटल मिला के जो मेंस का कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस के लिए, वो 30 से 35 क्लासेस में पूरा हो जाता है। और दोस्तों, जो फीस स्ट्रक्चर उसके बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो आप इसको देखो ठीक से। मेरा कोड है KRIPA1, जैसे कि यहाँ पे ये मेंशन है, कोड है ये मेरा। जैसे ही आप मुझे सब्सक्राइब करते हैं और आप इंसर्ट करके KRIPA1 इंसर्ट करेंगे तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट दिया जाएगा। 1 मंथ की फीस जो है अनअकैडमी पे पहले वो 8,000 रुपए थी, अब बढ़ के ये 9,000 रुपए कर दी गई है। और 12,000 जो 12
मंथ यानी कि 1 साल का फीस स्ट्रक्चर है जिसमें 54% का डिस्काउंट है, तो वो आपका 49,500 रुपए की है, 49,500 रुपए की है। तो इसमें जैसे ही आप KRIPA इंसर्ट करेंगे 1 करके तो 10% का डिस्काउंट एडिशनल दिया जाएगा, यानी कि 4,950 रुपए का डिस्काउंट आपको इसमें कर दिया जाएगा। और दोस्तों यही सेम है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन अलग लेते हैं, थोड़ा सा आइकॉनिक फॉर्म में लेते हैं, प्लस फॉर्म में, तो 12 महीने की फीस बढ़ के आती 69,500 रुपए। अब 69,500 रुपए सेम चीज है, जैसे आप ये कोड इंसर्ट करेंगे KRIPA, उसमें 10% का डिस्काउंट लेंगे तो आपको 6,950 रुपए की फीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। अनअकैडमी पे जो कुछ क्या बोलते हैं क्लासेस है, जो रिचुअल्स है, वो 2 फॉर्मेशन में होंगी। एक तो होगी यूट्यूब लाइव और दूसरी होती है अनअकैडमी ऐप पर, एप्लीकेशन ऐप पर। तो दोस्तों कुछ क्लासेस फ्री में होती हैं, कुछ क्लासेस पेड होती हैं, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से चूज कर लेना। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू इंसर्ट KRIPA फॉर ज्योग्राफी और 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो आज जो क्लास है हम शुरू करते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज दोस्तों जो भारत में, हाँ, इन द रेफरेंस ऑफ इंडिया, इंडिया की बात करेंगे हम, इंडिया के रेफरेंस में एनर्जी रिसोर्स के बारे में बात कर रहे हैं हम, तो ठीक से इसको देखेंगे आप। टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। अब एनर्जी रिसोर्सेज जो भी है हमारा, वो हमारे 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नंबर फर्स्ट है हमारे जो ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसको हम बोल सकते हैं कन्वेंशनल, और दूसरा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी या मॉडर्न रिसोर्सेज। कन्वेंशनल को हम दूसरे फॉर्मेट में लिख सकते हैं ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत तरीके से जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनकी बातें की जा रही है। और उसके अलावा जो है हमारे मॉडर्न थ्योरी के बेस पे होगा। अब परंपरागत तरीके से या ट्रेडिशनल रिसोर्सेज जो है हमारे पास, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ट्रेडिशनल डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर A coal and number B is petroleum product. And coal divided into 2 types. First of all, Gondwana land and tertiary, and petroleum divided into natural gas or other factors. अब इसके बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से याद रखना। जो हमारे पास भारत में कोल रिजर्व है, मेजर कोल फील्ड्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। टोटल रिजर्व कितना हमारे पास टन्स में, उसकी बात करेंगे। और जो हमारा ट्रिशियरी यानी कि तृतीयक युग है, या फिर गोंडवाना लैंड के जो कोयले हैं, वो भारत में कहां कहां पे है और उसकी क्या क्या क्वालिटी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले तो जानेंगे हम कोल के बारे में। जो कोयला है भारत में मुख्यतः क्या है, basic resources of the energy. Coal is the India's basic source of energy, यानी कि ऊर्जा का मूल स्रोत है। क्या है? ऊर्जा का मूल स्रोत, basic resources of the energy, and it contribute 70% in commercial energy, यानी कि जो वाणिज्यिक हमारे पास ऊर्जा है उसमें हमारे पास कोयले के जो निर्मित ऊर्जा है उसका 70% प्रयोग में किया जाता है। एंड इंडिया वी हैव 302 बिलियन टन रिसोर्सेज, यानी कि जो रिजर्व है हमारे पास, रिजर्व मतलब समझ रहे हो ना, स्टॉक टाइप से, तो अनुमानित 302 बिलियन टन का रिजर्व हमारे पास है। और मेन कोल रिजर्व इन इंडिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक से देखेंगे, ये हमारा एरिया है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। अब इसके अलावा जहाँ पे हमारे यहाँ कोल रिजर्व तो है, यहाँ पे ये जितने एरिया है ब्लैक कलर से मैंने माइनिंग ये मार्किंग करे हैं, तो यहाँ पे तो माइनिंग हो रही है, लेकिन जो इसके अलावा आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे होंगे उन एरिया में माइनिंग अभी नहीं हो रही है। दीज आर रिजर्व, जैसे कि आपका ये हो गया उत्तर प्रदेश का, और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में है, और सिक्किम। अब जैसे कि मेरी यहाँ पे फोटो आ रही होगी, सभी को पता होगा कि यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का फोटो है, अरुणाचल प्रदेश का मैप है, उसके नीचे नागालैंड में रिजर्व है, एंड असम में भी है, मेघालय में भी। आप ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट देख रहे हैं, और ये जो पार्ट है ये डेवलप हुआ है मोस्टली आपका तृतीयक युग में।
तृतीयक युग समझते हो आप, इसको बोलते हैं हम ट्रिशियारी, ट्रियाश्री ईरा, ट्रियाश्री ईरा है, ये आपका डेवलप हुआ है। तो इसको ठीक से आप समझेंगे कि इसकी जो क्वालिटी होगी ना कोल की, वो बहुत पुअर टाइप की होगी, यानी कि उसमें मॉइस्चर का लेवल बहुत ज्यादा होगा। तो जो मॉइस्चर का लेवल उसमें ज्यादा होगा तो बेसिकली उसमें जब उसको हम बर्न करेंगे तो उसमें हीट ना लग के ज्यादातर कार्बन का डेवलपमेंट होगा, तो धुआं निकलेगा मॉइस्चर होने की वजह से। अब अब आप इस बात को ठीक से समझेंगे, इन द वर्ल्ड कोल हैज 4 टाइप्स। कितने टाइप का कोल है पूरे विश्व में? 4 टाइप्स का। तो वो 4 टाइप से कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो बेस्ट क्वालिटी कोल है वो है हमारे पास एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट कंटेन्स 80 to 90% ऑफ कार्बन। और बी है हमारे पास बिटनुमस, नंबर 2 बिटनुमस, इसमें 60 to 80% की कार्बन की प्रतिशतता होती है। और नंबर 3 है हमारे पास लिग्नाइट, और नंबर 4 है पीट। ये दोनों जो है लिग्नाइट और पीट पुअर टाइप क्वालिटी है। और पुअर टाइप क्वालिटी है तो इसमें लो कार्बन होगा, लो कार्बन, और मॉइस्चर भी ज्यादा होगा इसमें। मॉइस्चर मतलब नमी, नमी भी ज्यादा होगी। अब इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं हम बेसिकली ये है, ये देखो आप मैप में आपको ठीक से दिख रहा होगा, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है वहां पे एक जगह का नाम है रानीगंज, कोल रिजर्व है। झारखंड चले जाएंगे तो बोकारो है, झरिया है, और इब और तलचर कहाँ पे है? ये आपके आंध्र प्रदेश में है। सिंगेरनी है, लिग्नाइट आपका तमिलनाडु में है, और पेंच आपका मध्य प्रदेश में है। पेंच और कहना जो है वो आपका कहाँ पे है? एमपी में है। सिंगेरनी भी आपका क्या बोलते हैं? एमपी में है। तो ठीक से इसको जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा आज। तो बेसिकली आप समझ लो, रानीगंज, चलचर, सिंगेरनी, लिग्नाइट, पेंच, सिंहभूम, बोकारो, झरिया, दीज आर द रिसोर्सेज ऑफ द कोल इन इंडिया। नाउ इसके बारे में अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत में कोल तो रिजर्व है, लेकिन कहां कहां पे कितना है, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो ठीक से पढ़ेंगे। अब भारत में जो क्या बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ द कोल है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ द कोल इन एनर्जी फील्ड, क्या है? कमर्शियलाइजेशन ऑफ कोल इन एनर्जी फील्ड, तो वो कितना है दोस्तों आपके पास? हमारे पास जो 67% जो है कोल की है। और कोल में जो जहां पे मिलेगा वो कितने परसेंटेज में होगा, स्टेट वाइज की भी बात करेंगे, और स्टेट के बाद जो हमारी सप्लाई है और रिजर्व कितना है। एक्चुअल में जो हमारे पास डिमांड है ना एनुअली, वी हैव एनुअली डिमांड ऑफ द कोल 908 बिलियन टन, 908 मिलियन टन। और सप्लाई कितने का होता है हमारे कंट्री से? जितने भी हमारे पास कोयले की रिजर्व है वो करते हैं हम सिर्फ 621 मिलियन टन। यानी कि जो डिमांड है वो ज्यादा है और सप्लाई जो है वो कम है। अब ये डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, ये तो एक जो मुद्दा हो जाएगा हमारा वो इकोनॉमिक पार्ट का हो जाएगा। लेकिन इसको समझेंगे ऐसे कि डिमांड ज्यादा होने का काम का मतलब है प्रोडक्शन में मैक्सिमम यूज हो रहा है, मैक्सिमम यूज। और सप्लाई कम किस लिए है? क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस यानी कि रेट वो ज्यादा है, और जो माइनिंग बाय द पर पीपल इज वेरी लो। और तीसरा फैक्टर इसमें जो है वो ये है कि वी आर यूजिंग ओल्ड टेक्निक टू माइनिंग ऑफ द कोल, यानी कि हम जो कोल की खाद्यान्न में से कोयला निकालने की बात है तो वो हम सबसे कम यूज करते हैं टेक्निकली। और जो है हमारे पास कोल को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेजने का जो प्रोसीजर है वो रेल पे डिपेंड है। और रेल के जो कोल वाले रेलगाड़ी के या मालगाड़ी के डिब्बे होते हैं उनकी जो मात्रा वो बहुत कम है। और इसके अलावा माइनिंग प्रोसीजर में जो हमारे पास मैन पावर है वो भी बहुत कम है। अब इसके अलावा इसको ठीक से देखेंगे, यहाँ पे क्या बोलते हैं आपको दिखाई देगा, यहाँ पे मेरी पिक्चर आ रही है, इसे लिखेंगे कि
2018 में, अभी तो 19 का रिकॉर्ड जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी वेबसाइट पे डाला नहीं है, और 2020 में भी कोरोना चल रहा है, तो रिकॉर्ड जो है मतलब सारे ऑफिस काम धंधे बंद रहे हैं, तो 19 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो हम मेंस के आधार पर लिखेंगे तो 2018 का डेटा हमें देना पड़ेगा। तो 2018 के डेटा के अनुसार ओडिशा ने ऑलमोस्ट कितना प्रोडक्शन किया कोल के मामले में? ओडिशा प्रोड्यूस, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 143 मिलियन टन। तो पॉइंट में 2823 भी है, तो 100 मिलियन टन। और दूसरे स्टेट पे क्या, छत्तीसगढ़ ने 142। छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस 142 मिलियन टन इन ए ईयर ऑफ 2018। और थर्ड पे क्या है, झारखंड ने, झारखंड प्रोड्यूस 123 मिलियन टन इन 2018। और उसके बाद एमपी ने क्या है, 112। मध्य प्रदेश प्रोड्यूस 112 मिलियन टन कोल इन 2018 as per the data of had been taken from coal ministry। अब इसके बारे में बात करेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ द कोल। अब क्लासिफिकेशन से पहले एक बात और है, जो गोंडवाना कोयला लैंड है, मैंने आपको बताया था, इन इंडिया वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोल। कोल divided into a coal classification in India based on two formation। number first, गोंडवाना कोल, गोंडवाना कोल यानी कि गोंडवाना का कोयला। एंड नंबर बी इज ट्रिशियरी एज, ट्रिशियरी एज कोल, कोल। अब बेसिकली दोस्तों इसको आप समझेंगे ना, अगर आपने ईरा वाला चैप्टर कभी ढंग से पढ़ा होगा तो उसमें पता चलेगा गोंडवाना लैंड जब डेवलप हुआ है तो उसके बाद में ट्रिशियरी एज आया है। और ट्रिशियरी एज जो है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ द न्यू पीरियड जिसमें आपका हिमालय डेवलप हुआ है। एंड गोंडवाना जो है आपका एंशिएंट में है। तो गोंडवाना जो है सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है, यहाँ पे इंडिया की कंपैरिजन में बात करेंगे तो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड, और कार्बोनिफेरस पीरियड जो है आपका 517 मिलियन ईयर से 350 मिलियन ईयर्स पहले था। ये बात आप इसको ठीक से समझेंगे तो पुराना वाला कौन सा हुआ, ट्रिशियरी या कार्बोनिफेरस? यानी कि जो कार्बोनिफेरस है वो आपका ओल्ड है, किसकी कंपैरिजन में, ट्रिशियरी एज की कंपैरिजन में। अब इसमें जो गोंडवाना की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी तो उसमें क्या होगा, आपका सबसे ज्यादा मिलेगा एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट कोल। और मैंने आपको बताया है एंथ्रासाइट कोल कंटेन 80 टू 90% ऑफ कार्बन, यानी कि सबसे ज्यादा प्योर फॉर्मेशन है कार्बन की कौन से कोल में, एंथ्रासाइट में। और दूसरा जो रिजर्व मिलेगा इसमें वो मिलेगा बिटुमस का। बिटुमस का जो रिजर्व है भारत में वो सबसे ज्यादा है। और इसमें जो कार्बन का जो परसेंटेज है वो मिलेगा आपको 60 टू 80%। ठीक है ना। अब इसके बारे में आप इसमें पढ़ेंगे जो गोंडवाना का है, जैसे मैंने बताया आपको 570 मिलियन, किसी किसी बुक में ये 550 मिलियन लिखा हुआ है और ये 300 मिलियन 50 ईयर्स लिखा हुआ है। ऐसा है, ये जो एज की बात कर रहे हैं ना, ये आप सभी को पता है रेडियो कार्बन 14 टेक्नोलॉजी से डिटेक्ट की जाती है। तो अलग अलग बुक्स में ये 50 मिलियन ईयर कुछ भी नहीं माने जाते। अगर हम बात कर रहे हैं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स की, मिलियंस ऑफ ईयर्स की, 10,000 में, 500 मिलियंस में, तो 50 ईयर्स डजंट मैटर। तो 550 मिलियन ईयर से 350 मिलियन ईयर्स की बात की जा रही है इसमें। अब हम गोंडवाना की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। इरेज करने से बेटर है कि नई स्लाइड बना ली जाए यहाँ पे। जो आपका गोंडवाना लैंड है, कोल ऑफ गोंडवाना लैंड,
अब इसका जो क्लासिफिकेशन है कि भारत में ये कहाँ कहाँ मिलेगा, ये वहां पे आपके एरिया मिलेंगे जहां पे आपका बेस्ट क्वालिटी का कोल हो। अब बेस्ट क्वालिटी का कोल जैसे कि आपका गोंडवाना की बात की है 500 मिलियन ईयर्स से 300, या 550 मिलियन ईयर्स से 350 मिलियन ईयर्स, ये हर बुक में अलग अलग मिलेगा। महेश वर्णवाल एक टीचर है, उनकी बुक्स में ये 550 वाला है, जो माजिद हुसैन साहब की बुक है उसमें 500 है। दोनों ऑलमोस्ट सही है। अब इसका जो फीचर्स है कहाँ कहाँ मिल रहे हैं देखेंगे। बेसिन ऑफ द महानदी, मैंने सब लिख रखा है, एंड गोदावरी, और तीसरी नदी है नर्मदा। अब देखें महानदी का बेसिन कहाँ है, गोदावरी का बेसिन कहाँ है, नर्मदा का बेसिन कहाँ है। अब जो महानदी का बेसिन है वो आपका छत्तीसगढ़ में है, गोदावरी का जो बेसिन है वो आपका आंध्र प्रदेश और उड़ीसा टाइप में मिलेगा, और जो नर्मदा है उसका जो बेसिन मिलेगा वो आपका एमपी वाले फॉर्मेशन में मिलेगा। तो यही जो एरिया है सारे के सारे आपके गोंडवाना लैंड कोल के रिजर्व सबसे ज्यादा है, जिसमें आपको मिलेगा कौन सा कोल, बिटनुमस, और बिटनुमस के साथ साथ कौन सा मिलेगा गहराई में, एंथ्रासाइट। जैसे आप लिखते हो ना ABCD, तो भैया A फॉर एंथ्रासाइट, B फॉर बिटनुमस, है ना, और फिर है लिग्नाइट, फिर है पीट। अब जो सबसे पहले है एंथ्रासाइड वो बेस्ट है, जो सबसे लास्ट में है पीट वो सबसे ज्यादा लो क्वालिटी है। बेस्ट से हम नीचे जाएंगे तो ऐसे लो की बात करेंगे। अब मैं इसकी बात अगर बेसिकली बता दूं आपको कि कहाँ कहाँ पे ये मिलने वाला है, थोड़ा सा ध्यान से इसको पढ़ेंगे और ध्यान से इस पे नजर रखेंगे हम। जो गोंडवाना लैंड है देखो 550 570 ऑलमोस्ट, महानदी, गोदावरी और नर्मदा वैली में मिलता है, और दामोदर रिवर का बेसिन भी है जो मोस्टली छत्तीसगढ़ की साइड से आता है। कोल माइन की जो मैंने बात की थी आपके साथ अभी, जो मैंने पिक्चर में दिखाया था, मैं फिर से दिखाना चाहूंगा आपको। जैसे मैंने बात की थी यहाँ पे ये रानीगंज, तलचर दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके बारे में हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। तो कोल माइंस ऑफ द गोंडवाना शेल ग्रुप। अब जो शेल ग्रुप का मतलब यह है वो किस एरिया में आइडेंटिफाई हो रहा है या किस एरिया में मिल रहा है। तो फर्स्टली देखिए आप रानीगंज, ओहो ये तो कलर ही बिल्कुल डल हो चुका है, जिसको साफ करके दोबारा कोई नया कलर चूज करना पड़ेगा मुझे। लुक, रानीगंज, जैसे कि मैंने आपको बताया है रानीगंज कहाँ पर झारखंड में है, झरिया भी झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, रामगढ़ झारखंड में, गिरिडीह भी झारखंड में है, चंद्रपुर, करणपुर, टाटा पानी जो है, टाटा पानी और तलचर, ये आपके दोनों जो एरिया हैं ये पड़ने वाले हैं आपके आंध्र प्रदेश में। मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये भी शायद कलर ठीक से नहीं दिख रहा होगा, रेड या ब्लैक ही सही रहेगा। This one, Tata Pani and Talcher, located in Andhra Pradesh. हिमगिरी also आंध्र प्रदेश, कोरबा, पेंच वैली, पेंच आपका जो है ये आपका पड़ेगा मध्य प्रदेश में, सरजुगा, कंपेटी, ये सारे के सारे जो हैं आपके गोंडवाना लैंड के हैं। और गोंडवाना लैंड में दो टाइप का कोल मिलता है। गोंडवाना लैंड में गोंडवाना फॉर्मेशन मिलता है। बताइए
अभी आप अभी आगे की जो फॉर्मेशन कार्बन है, साइड में जो अब ये जो है, ये जो है ठीक से देखते जाना, मेघालय, और नंबर नेक्स्ट है आपका असम और अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे आपका ट्रियशारी एज का कोयला मिलता है, जिसमें सबसे ज्यादा आपकी लिग्नाइट की फॉर्मेशन है। अब लिग्नाइट की फॉर्मेशन है तो इसमें से कितने परसेंट कार्बन है? 30 से लेकर 50% इसमें कार्बन की मात्रा है। अब इसमें से अगर हम बात करें पीट की, इसी में लिख दूं ना, जो पीट कोयला है उसमें क्या है, नमी अधिक है, जिसको हम बोलते हैं मॉइस्चर मैक्सिमम है। और ये जो है आपस का क्या बोलते हैं, ये मिलता है सबसे लो क्वालिटी में, यानी कि लेस देन 40% कार्बन। पीट में जो है आपका सबसे कम मात्रा में कार्बन होता है, जिसकी जो अधिकतम सीमा है वो है आपकी 40%। और इसके अलावा जो इसके क्षेत्र है मैंने बता दिया आपको, राजस्थान है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, ये मेंशन कर चुका हूं। अब बात करेंगे हम लिग्नाइट की, आगे कोई बच रहा हो सोर्स। लिग्नाइट कोल, लिग्नाइट कोल की जो बात है, मैं उसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में 40% से 60% के बीच में है। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, जो ये हमारा एंथ्रासाइट कोल है, एंथ्रासाइट कोल में 60 से 80% कार्बन की कैपेसिटी है। और जो हमारा बिटुमस है, बिटुमस में हमारी मिलती है 60
सॉरी थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, 60 to 90 एंथ्रासाइट की है और 60 to 80 बिटुमस की है। लिग्नाइट में जो कोल कैपेसिटी है वो हमारी 40 से 60 है, और जो हमारी पीट क्वालिटी है, पीट उसकी जो है वो लेस देन 40 है, बिकॉज इसमें क्या है, हमारी सबसे ज्यादा नमी होती है। अब लिग्नाइट की बात कर रहे हैं, लिग्नाइट मिलता है हमारे जो इसके एरिया है, इट फाउंड इन लखीमपुर। अब लखीमपुर जो है, आप गलती से ये मत लेना कि यूपी वाला, ये है आपका असम में। और इसके अलावा जो दूसरा पोर्शन है हमारा, वो मिलेगा दोस्तों पुडुचेरी, एंड थर्ड है आपका केरल, एंड फोर्थ इज जम्मू कश्मीर, एंड फिफ्थ इज गारी खासू जयंतिया माउंटेन, और उसमें भी कौन सी है, जयंती माउंटेन, जयंती माउंटेन ऑफ मेघालय। हो गया ये कंप्लीट, बिटुमस के बारे में बात हो गई है। अब इसमें से जो कोल फील्ड्स हैं और जो क्या बोलते हैं, कहाँ कहाँ पे कितना कितना मिल रहा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे वृहत रूप में। देखो आप इसमें जो छत्तीसगढ़ में कोल मिल रहा है, एज वी नो, जो छत्तीसगढ़ में कोल मिल रहा है उसका जो कंट्रीब्यूशन है भारत में वो थर्ड लार्जेस्ट है। तो सेकंड कौन सा हो गया, झारखंड। फर्स्ट कौन सा हो गया, उड़ीसा, सॉरी आंध्र प्रदेश। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट, छत्तीसगढ़ की जो कोल माइन है ये कौन से नंबर पे, थर्ड लार्जेस्ट में। और इट कंटेन कंट्रीब्यूशन ऑफ 17% ऑफ टोटल इंडियाज कोल रिजर्व, यानी कि भारत के कुल कोयले के स्रोत का यह 17% योगदान करता है। अब जो इसमें रिसोर्सेज है छत्तीसगढ़ में वो कहाँ कहाँ पे है, मैप में बता दूं मैं अगर है तो, ये जो है ना, थोड़ा सा मैप आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, जेपीजी को जब मैंने स्ट्रेच करा तो ये फैल गया फोटो, तो कोई फायदा नहीं इसमें देखने का, डायरेक्ट देख लेंगे। भंडारा, इसको भंडारा भी बोलते हैं, भंडारा भी बोलते हैं। रीवा डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ा इसका अलग से बताऊंगा। छिंदवाड़ा, बैतूल, सरजा, रामकोला और टाटा पानी। टाटा पानी जो है वो आपका छत्तीसगढ़ वाली एरिया और जो आगे ऊपर इसके नीचे जो आंध्र प्रदेश पड़ता है, दोनों की बाउंड्री लाइन के आसपास पड़ता है। तो दोस्तों मैंने कहा था ना रीवा, रीवा के बारे में मैंने यहाँ ये बताने वाला हूँ आपसे कि जो हमारा एज है जब से पृथ्वी शुरू हुई है, बोलते हैं ना कि 4-4.5 करोड़ साल पुरानी है, तो जो प्री कैम्ब्रियन एज है, प्री कैम्ब्रियन एज, तो वो आपकी क्या है, फॉसिल लेस है। फॉसिल लेस है, इसमें फॉसिल मिलते नहीं है, जीवाश्म इसमें मिलते ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो है ही नहीं। अब इसके बाद जो प्री कैम्ब्रियन के बाद जो एक ईरा आता है वो होता है आर्कियन। एक सेकेंड, हाँ, आर्कियन ईरा। अब आर्कियन ईरा है तो उसमें जो फॉसिल मिलते हैं आज पूरे देश में कहीं नहीं मिलते। देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ फॉसिल ऑफ आर्कियन ईरा इन ऑल ओवर द इंडिया, बट few part of Riva, few part of Riva has contained the fossil of Archean era, यानी कि जो रीवा का जो क्षेत्र है उसमें प्री आर्कियन या आर्कियन ईरा के आसपास के जो शेल है वो आज भी मिलते हैं, इसके अलावा भारत में वो कहीं नहीं मिलते। अब छत्तीसगढ़ में जो हमारे पास एरिया है वो कौन कौन से कोल रिजर्व के, सिंगोली कोल एरिया। अब सिंगोली कोल एरिया का जो कोल है इट मोस्टली यूज्ड फॉर ओबारा थर्मल पावर प्लांट, जो ओबारा का तापीय विद्युत गृह है उसमें उसका कोयला यूज होता है। और दूसरा जो है कोरबा, कोरबा का जो कोल है इट यूज्ड इन कोरबा थर्मल प्लांट, जो कोरबा का तापीय विद्युत संयंत्र है उसमें इसका कोयला प्रयोग किया जाएगा। फिर है पेंच, पेंच जो है आप सभी को पता है, पेंच कहना तावा, पेंच कहना तावा, तीन चीजों को मिला के ये एक कोल माइन बनती है। और जिसका जो कोयला आपका सेमी कोकिंग कहलाता है ये, और जो सेमी कोकिंग का मतलब है कि जो ये अर्ध इसमें नमी भी है,
नमी का मतलब है कि इसमें अलग से टाइप की क्वालिटीज है, इसको प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ती है हमें। और चौथा है हमारा उमरिया कोल। अब जो उमरिया कोल है ये हमारा जो है कटनी के आसपास है, एक जगह का नाम है, मैं यहाँ लिख देता हूँ कटनी। कटनी से 60 किलोमीटर दूर पड़ेगा ये, कहाँ पे, साउथ की ओर। ये सपोज करो ये आपका कटनी स्टेट है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में कटनी है, इसके साउथ में जाएंगे 60 किलोमीटर, तो यहाँ पे आपका पड़ेगा ये उमरिया कोल। अब इसका जो मोस्टली प्रयोग है वो झिलमिली, कहाँ लिखूं मैं इसको, जगह भी नहीं बन पा रही, कहाँ पे, झिलमिली, सोनाहट, ये जगह के नाम है, सोनाहट और तातापानी। तातापानी जो मैंने मेंशन किया है, तातापानी तक भी इसका माइनिंग बड़े आराम से की जाती है। अब दोस्तों इसके अलावा जो कोल का रिजर्व है वो हमारे पास कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की बात करेंगे यानी कि पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल में जो कोल रिजर्व है, देखो छत्तीसगढ़ कितना कंट्रीब्यूट करता है, छत्तीसगढ़ कंट्रीब्यूट 17% ऑफ द टोटल कोल ऑफ इंडियाज रिजर्व, एंड वेस्ट बंगाल यूज और कंट्रीब्यूट ऑलमोस्ट 10% ऑफ कोल ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व। अब भारत के वेस्ट बंगाल में जो कोल माइनिंग है वो कहाँ कहाँ पे हो रही है, पश्चिम बंगाल में वो हो रही है, देखो आपको कहाँ पे, मैंने बताया था रानीगंज, है ना, नंबर 1। लिखे हुए पे भी जाओ भैया, लेकिन जो मोस्टली उसके बारे में तो पढ़ेंगे। रानीगंज है, और उसके अलावा कौन सा एरिया है, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग। देखो आप इसमें कोई मैप में छत्तीसगढ़ का मैंने डाउनलोड करना भूल गया इसमें, कोई बात नहीं। जैसे कि ये आपका यहाँ पे जो एरिया है ये वेस्ट बंगाल का एरिया है ऊपर तक इस टाइप से, तो ये जो एरिया है ये कहलाएगा आपका दार्जिलिंग। सभी को पता है हिमालय है, हिमालय में कौन सा युग चला था जब ये कोयला डेवलप हुआ था, तृतीयक युग यानी कि त्रिशारी। तो कौन से मिलने की संभावना है इसमें, पीट और लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल। अब इसके अलावा जो बात कर रहा हूं मैं, देखेंगे लिखा ना दार्जिलिंग कोल ट्रिशारी इरा, लिखा मैंने सब है, बस आपकी नजर पड़नी चाहिए कि क्या लिखा है। रानीगंज जो कोल ब्लॉक है, कोकिंग कोल है, और जो इसमें रानीगंज वाला है इसमें जो कार्बन की मात्रा है 50 से 60% है, और 50 से 60% कार्बन की मात्रा, तो ये कौन सा हुआ आपका, बताओ, बिट्यूमस है, एंथ्रासाइट है, लिग्नाइट है, पीट है, ये आपका हुआ दोस्तों लिग्नाइट। अब जो इसमें रानीगंज का कोल ब्लॉक है इसका जो मोस्टली यूज है वो कहाँ पे हो रहा है, दुर्गापुर में। दुर्गापुर जो है एक हमारी आयरन ओर है, जहाँ पे लोहा इस्पात बनता है, क्या बनता है, लोहा इस्पात बनता है। चर्चा करेंगे बकुड़ा, वर्धमान, वीरभूम, दार्जिलिंग की तो बात कर चुका हूँ, जलपाईगुड़ी, जलपाईगुड़ी इज द लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ द असम एंड वेस्ट बंगाल एंड पुरुलिया। इन सभी में कोल माइनिंग रिजर्व है, लेकिन किसकी है, ट्रिशारी एज की, जिसमें आपका कच्चा कोयला मिलता है, यानी कि इसका नाम है हमारा लिग्नाइट। अब प्रॉब्लम जो है कोल इंडस्ट्रीज की वो भारत में क्या क्या है इसके बारे में बात करेंगे। एक सेकेंड, हाँ, चलो उसके बारे में बात बाद में करेंगे प्रॉब्लम के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक स्लाइड बना के चर्चा करनी चाहिए। ट्रिशारी जो कोयला है हमारे इंडिया में, उसके जो रिजर्व है वो भारत में कहाँ कहाँ पे है। कोल ऑफ द ट्रिशारी एज फाउंड इन तमिलनाडु, सभी को पता है, कोल डिपॉजिट ऑफ या कोल रिजर्व ऑफ त्रिशारी एज। त्रिशारी युग का जो कोयला है भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर फर्स्ट, सबसे पहले तो अभी समझेंगे जो त्रिशारी एज है ये कैसी एज है, ये है मॉडर्न एज, और मॉडर्न एज में हिमालय डेवलप हुआ है। तो जब इसमें कोयला डेवलप हो रहा था या कोयले के रिजर्व में बन रहे थे, तो कौन सा एरा चल रहा था, इयोसीन, इलोगोसीन, क्या नाम था उस एरा का, वो थोड़ा सा मुझे क्या बोलते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं, स्पेलिंग देखना पड़ेगा, ओलिगोसीन, OLIOCENE, ओलिगोसीन एज की बात कर रहे हैं।
अब इसका जो रिजर्व है वो भारत में कहाँ कहाँ मिलेगा यार? जहाँ पे राजस्थान है वहाँ पे पुराना हिमालय तो है ही नहीं, अरावली रेंज है वहाँ मिल सकता है, जहाँ हिमालय के रिजर्व है वहाँ मिल सकता है, डूबे हुए हिमालय के क्षेत्र है वहाँ मिल सकता है, पश्चिमी पूर्वी घाट है घाट पे मिल सकता है। यही तो चीजें हैं समझने वाली। ये तो आप क्या है एलिमिनेशन प्रोसेस से भी कर सकते हो। तो नंबर फर्स्ट है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु हैज रिजर्व ऑफ कोल डिपॉजिट ऑफ टेरिशरी एज। अब तमिलनाडु में टेरिशरी एज का है तो कौन सा मिलने की संभावना है भैया? लिग्नाइट। लिग्नाइट कोल मिल रहा है यहाँ पे। ठीक से याद रखो, टेरिशरी एज में बिटुमस और एंथ्रासाइट बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा है? लिग्नाइट होगा या पीट होगा? और पीट है तो एकदम रॉ मटेरियल है, एकदम रफ है, और जो लिग्नाइट है थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी में है, जिसमें 50 से 60% कार्बन की मात्रा है। कितनी? 50 से 60% कार्बन की इसमें कैपेसिटी या मात्रा होती, क्वांटिटी होती है। अब तमिलनाडु वाले क्षेत्र में क्या है, जो कोल की जो थिकनेस है, कोल लेयर की जो थिकनेस है, कोल लेयर की जो थिकनेस वो कितनी है? वो है दोस्त आपकी कम से कम 10 से 12 मीटर, 10 टू 12 मीटर। अब 10 टू 12 मीटर के होने के बाद भी जो है, जो दूसरा स्टेट है दोस्त वो है असम। फिर तीसरा है इसमें मेघालय। मेघालय की तो मैंने आपको बताया था कहाँ पे, जयंती माउंटेन। और इसके अलावा मेघालय के अलावा कौन कौन सा है? गुजरात है, कच्छ वाला रेंज आपका। असम में कौन सा है? जलपाईगुड़ी। और जलपाईगुड़ी किस किस के बाउंड्री लाइन पे है? असम और वेस्ट बंगाल। ऑलमोस्ट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि एग्जैक्टली वही है। ऑक्सफोर्ड का मैप उठा के देखोगे ना भैया तो पढ़ना सीख जाओगे, खुद भी करने से लग जाओगे। गुजरात में क्या है? कच्छ, रण ऑफ कच्छ। माइनिंग वहां पे भी नहीं है। उसके बाद जो है आपका इंडियाज हैज थर्ड लार्जेस्ट प्लेस, इंडियाज हैज थर्ड लार्जेस्ट प्लेस इन कोल प्रोडक्शन। कोल के प्रोडक्शन में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है? तीसरा स्थान है। तो पहले पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नंबर 2 चाइना। नंबर 3 इज इंडिया। और इंडिया में सबसे ज्यादा रिजर्व किसके हैं? बिटुमस कोल के। और बिटुमस कोल में कार्बन कैपेसिटी कितनी होती है? 60 टू 80% ऑफ कार्बन। ठीक है ना? अब इसके अलावा जो है ट्रीशारी एज में जो हमारे पास तलचर का जो रेंज है, तलचर, यहीं पे एक थोड़ी सी स्लाइड फिर से बनानी पड़ेगी। 3-4 स्लाइड्स फेंक देता हूँ तुरंत तुरंत तुरंत, ब्लैंक ब्लैंक करके, ताकि बार बार का झंझट ही ना हो। है ना? आई होप आपको पढ़ने में आनंद आ रहा होगा। अब जो है इसमें कल्चर सीरीज है। कल्चर सीरीज की बात कर रहे हैं कि कल्चर में जो कोयला है वो कहाँ कहाँ पे है। कल्चर ऑलमोस्ट बताओ किसका होगा? त्रिशारी एज का है या गोंडवाना लैंड का है? कल्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना है तो कौन सा होगा? ए होगा या बी होगा, यानी कि एंथ्रासाइट होगा, या फिर कौन सा होगा? बिटुमस होगा। त्रिशारी एज का होगा तो कौन सा मिलता? लिग्नाइट और पीट। अब ये जो है आपका तलचर, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में इसकी माइनिंग होती है। और उड़ीसा में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है ढेकनाल। ढिकनाम, ढिकनाल, इंग्लिश में लिखेंगे ऐसे करके, ढिकनाल, डिस्ट्रिक्ट ऑफ द उड़ीसा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। अब बेसिकली इसका जो कोल है, कल्चर कोल, सेंड टू जमशेदपुर एंड राउरकेला। जमशेदपुर एंड
राउरकेला आयरन और प्लांट। कौन से प्लांट है वहां पे? आयरन और, यानी कि लोहा इस्पात के प्लांट है, आयरन और प्लांट। अब इसके अलावा जो दोस्तों मैं आपको बताना चाह रहा हूं, प्रॉब्लम्स ऑफ जो कोल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करेंगे कि भारत में जो कोल इंडस्ट्रीज है उसके आपस में खुद की प्रॉब्लम क्या है देखेंगे दोस्तों। देखो, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसमें ये लिखाया है, कोल हमारे दो टाइप के हैं भारत में। एक तो है गोंडवाना लैंड और है त्रिशारी एज, यानी कि न्यू वाला ये है और ओल्ड वाला ये है ना। गोंडवाना लैंड में हमारे दो टाइप के मिलते हैं, एक तो मिलता है हमारा एंथ्रासाइट और दूसरा मिलता है हमारा बिटुमस, ठीक है। और जो त्रिशारी एज है इसमें भी दो टाइप के कोल मिलेंगे, एक मिलेगा लिग्नाइट और दूसरा मिलेगा पीट। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होंगी, कोई नहीं, इसको साफ कर देता हूं। अब प्रॉब्लम की बात करेंगे, चलना तो मैप पे ही पड़ेगा दोबारा कि मैप में क्या शो किया मैंने। आप ठीक से देखो, यहाँ पे जो कोल रिजर्व है भारत का वो कहाँ पे है। देखो भैया, जो बेस्ट कोल रिजर्व है, रानीगंज की बात की जा रही है, कल्चर की बात की जा रही है, सिंगेरनी की बात की जा रही है, लिग्नाइट की बात की जा रही है, और झरिया है, बोकारो है। अब इनसे जो ये जो कोल रिजर्व हैं, या तो ये एंथ्रासाइट के हैं, बिटुमस के भी हैं, लिग्नाइट के भी हैं और पीट के भी हैं। अब यहाँ पे जो ये अरुणाचल वाला स्टेट है, मेघालय असम के जो कोल माइन है, जम्मू कश्मीर के कोल माइन है, राजस्थान के हैं, कच्छ के हैं, थोड़े से सही बताऊं तो आपको मैं यहाँ पे गोवा के भी हैं, और यहाँ पे जाएंगे तो उत्तराखंड के भी मिलेंगे। तो यहाँ पे तो माइनिंग हो नहीं रही, और जहाँ पे माइनिंग हो रही है वहां से जो कोल का हम ट्रांसपोर्टेशन करेंगे वो अदर स्टेट में भी करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टू अदर स्टेट। अब वो जाएगा कैसे? जाएगा तो वो रेलवे के थ्रू ना। रेलवे कंटेन्स लिमिटेड बोगीज ऑफ गुड्स वेयर, यानी कि जो मालगाड़ी होगी उसके जो डिब्बे होंगे, जो बॉक्स होंगे, वो आपके बहुत लिमिटेड है। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, महाराष्ट्र में, या फिर ये दूसरे स्टेट में जा रहा है, हरियाणा में, पंजाब में, देन जो कोस्ट चार्ज या चार्जेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन होगा वो तो प्लस ही होगा ना। सपोज टू डेट, अगर इस वाले एरिया में, तलचर में, सिंगेरनी में, रानीगंज में कोयला का जो फाइनल प्रोडक्ट निकालने का प्राइस आ रहा है वो 100 रुपए पर केजी आ रहा है। ये ऐसा डेटा मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये मैं तुझसे बता रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। 100 रुपए पर केजी है। अब ये जो है आपका रानीगंज में निकला है ना। अब यही जो एरिया आगे हम ट्रांसपोर्ट कर दें कहाँ पे, पंजाब में भेजना चाहें इसको, तो भैया कैसे जाएगा? ये जाएगा रेलवे के थ्रू। और रेलवे का जो माल भाड़ा होगा 100 रुपए पर केजी में ऐड होगा ना, और ऐड होगा तो वो जो आउटपुट आएगा, जो वहां पर रिसीविंग करेंगे वो उनको पे करना पड़ेगा, और उनको पे करने के बाद क्या होगा, जो कस्टमर्स हैं या जो कंपनीज हैं वो पे करेंगी। तो इसलिए जो है कोल रिजर्व हमारे पास जो है बहुत ही ज्यादा में तो नहीं है, उतना भी प्रोडक्शन बहुत लो है, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस की वजह से ये बहुत महंगा हो जाता है। अब इकलौता चार्ज जो है ट्रांसपोर्टेशन का ही नहीं है, इसके अलावा भी और फैक्टर्स है, मैं बता रहा हूँ आपको, साफ कर दूं। फैक्टर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ कोल इंडस्ट्रीज। नंबर फर्स्ट मैंने बताया आपको, ट्रांसपोर्टेशन। जो मालगाड़ी से भेजने की व्यवस्था है, रेल के डिब्बे बहुत कम है, प्रॉपर नहीं मिल पाता सामान, और जाएगा तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे तो महंगा हो जाएगा। दूसरा है मैन पावर। मैन पावर इज वेरी लो। और थर्ड जो है यूजिंग ऑफ ओल्ड टेक्निक। जो भारत में माइनिंग की टेक्निक है वो काफी ओल्ड है, जिसमें जो माइनिंग ऑफ द पर पीपल है इट इज वेरी फ्यू। तो जो मैन पावर है उससे क्या होगा, उससे भी तो हमें मैन पावर बढ़ाना पड़ेगा ना। जो तीन चीजें हैं ये प्राइम है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है, दूसरा है मैन पावर की, थर्ड है हमारे पास ओल्ड टेक्निक
टेक्निक। ओल्ड टेक्निक जो है वो प्रोडक्शन को थोड़ा सा कम कर देती है। संरक्षण कैसे किया जाए, संरक्षण के बारे में बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ द कोल, एज वी नो कोयला जो है समाप्त होने वाला संसाधन, आज नहीं तो साल बाद 200 साल कोल माइन से निकल है। आज का जो युवा है आने वाली जन, नाउ वी हैव टू अदर रिसोर्स का जो यूज हम है, हमें बहुत ही स्मार्ट नेट का जो है, तो हमारे पास क्वालिटी का कोयला, हाई क्वालिटी का, हमारे पास हाई क्वालिटी टाइप के हैं ना। फर्स्ट है हमारे पास कौन सा, एंथ्रासाइट है हमारे, देन बिटमस और मेट्रोलॉजी चाहिए, प्रॉपर ढंग से काम करना चाहिए, और 100% माइनिंग बहुत जरूरी है। 100% आपका माइनिंग है, पॉइंट ए, यहाँ पे जो कोयल माइनिंग है करनी चाहिए, और माइनिंग फ्रॉम पॉइंट पॉइंट इन ऑल कॉल माइन बिकॉज ऑफ माइनिंग prohibited by the legal and legalization of proper regulation। अब जो है इसमें ऑलमोस्ट स्टॉप द थेफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल पावर से हम इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्ट टॉप जो मैंने खोज करनी चाहिए। टॉपिक कोयले का, यहाँ कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पेट्रोलियम रिसोर्सेज, कि पेट्रोल में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। पेट्रोलियम संसाधन, एज वी नो पेट्रोलियम इज द एन इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ द एनर्जी इन इंडिया, यानी कि जो पेट्रोल है एक ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है भारत में, एंड इट इज एन अर्जेंट नीड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इससे सबसे ज्यादा क्या होता है, हमारा आर्थिक विकास आता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इट क्रिएट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भैया हमारे पास पेट्रोल होगा ना, है ना, पेट्रोल है तो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन चलेगा, ट्रांसपोर्ट इजी होगा, दूसरा मशीनरी सही चलेंगी, फोर्थ सेविंग ऑफ टाइम होगा, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपका वो हाई होगा। जब मैं ये पिक्चराइजेशन में जो एरो का निशान है अप कर दूं ना, इसका मतलब होगा हाई, और ये कर दूं तो डाउन, समझ जाना कि डाउन हो रहा तो डाउन है, हाई हो रहा तो अप है। अब इसके बाद है जो पेट्रोल के हमारे पास बाई प्रोडक्ट हैं, वो भी उतने ही महत्वपूर्ण जितना कि पेट्रोल, हालांकि उसके यूजेज जो होंगे वो अलग अलग है। तो पेट्रोल के जो बाई प्रोडक्ट हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं बता दूंगा आप लोगों को आप सही बता रहे हो या नहीं, क्योंकि मैं इसलिए बात कर रहा हूं ताकि मुझे ये रब भी करना है, यानी कि बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम।
बाई प्रोडक्ट ऑफ पेट्रोलियम नंबर एक सभी को पता है, इटसेल्फ पेट्रोल। एक तो पेट्रोल है, उसको प्यूरिफाई करेंगे तो। दूसरा हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास कैरोसिन, सभी को पता है ना, मिट्टी का तेल। नंबर थर्ड बाई प्रोडक्ट इज डीजल। नंबर फोर्थ इज एयरक्राफ्ट फ्यूल, जो हवाई जहाज में भर जाने वाला जो पेट्रोल होता है वो दोस्तों कार या बाइक में लगने वाले पेट्रोल से बिल्कुल अलग होता है। फिर हमारे पास है सिंथेटिक रबड़ प्राप्त होती है इससे हमें, जो हम क्या बोलते हैं, जो मशीनों में यूज की जाती है या जो हमारे गाड़ी के टायरों में यूज की जाती है, सिंथेटिक रबर कहलाती है। और जो इलेक्ट्रिक सामान में यूज की जाएगी वो सिंथेटिक रबड़ है। नंबर 6 है हमारे पास, जिसको बोलते हैं बेंजीन मिथाइन सोल। कोई केमिस्ट्री वाला बच्चा हो तो बताओ व्हाट इज द यूज ऑफ बेंजीन मिथेन सोल। बताओ दोस्त, मैं कमेंट बॉक्स में देख लूंगा मिथेन सोल। और उसके बाद जो है प्रिंटिंग की जो इंक है वो भी आपका बायोडीजल का ही प्रोडक्ट है, सॉरी पेट्रोलियम प्रोडक्ट का ही बाय प्रोडक्ट है। ग्रीस, जो हम मशीन में इजी स्मूथ चलता है उसको यूज करते हैं ग्रीस। और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के लिए, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, अब कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में जो हम यूज करते हैं ना वैसलीन, चेहरे के लिए नमी जब बनाए रखने के लिए चेहरे में जो वैसलीन है वो हमारा पेट्रोल का ही एक बाय प्रोडक्ट होता है। देन ये जो पेट्रोल है, हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस। दोस्तों पहले तो आप इसको ये समझ लो ये किस टाइप का प्रोडक्ट है। समय देखूं जरा, मुझे क्लास ज्यादा तो नहीं खींच रहा मैं कहीं। अभी तो मैं डर गया था, मुझे लगा मैंने क्लास शायद रिकॉर्ड नहीं की। ओके फ्रेंड्स, हाउ इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये जो एग्जिस्टेंस में आया है इसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। जो इसे कहा जाता है पहले, क्या बोलते हैं उसको, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। पेट्रोल क्या है हमारा, अरे यार ये क्या है, लाइट बदलते ही इंक का कलर चेंज हो जाता है। ओरिजिन है उसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूं, इट इज नोन एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक, इट इज कंसिडर एज ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है तो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनिक चीज से बनेगा ना। इट इज केम इनटू एग्जिस्टेंस बायोलॉजिकल ऑरिजिन, मेंशन है ना, चलिए लिविंग ऑर्गेनिज्म get buried under the accumulated sediments to microorganism vegetative matter silt, है ना। अब जैसे कि आप ये समझो कि ये जो, बता देता हूं मैं इसको साफ कर देता हूं। एक तो स्लाइड्स देखनी पड़ती है कहाँ पे मैंने खाली छोड़ी है। ये आपके कुछ लेयर हैं, लेयर ए, लेयर बी, लेयर सी। अब इसके बीच में क्या है हमारा, ये जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके जो इस वाली लेयर में है इसमें ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है। अब इसके ऊपर वाली इसमें जो सिल्ट है सभी को पता है। और यहाँ पे जो है पृथ्वी की कोर है। अब पृथ्वी की कोर है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या मिलेगा आपको, फायर, आग टाइप से प्रोडक्ट यहाँ पे जलता हुआ मिलेगा इस टाइप से। यहाँ से इसको हीट मिल रही है। और यहाँ पे आपका कौन सा है आगे की लेयर में, ये है आपका सैंड, सोयल। अब सोयल है तो रॉक्स भी हैं, और ऊपर क्या है, लैंड। अब इतनी चीजों का CDEF प्रेशर पड़ रहा है। एंड प्रेशर का मतलब होता है दबाव, है ना, दबाव पड़ रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, इसमें केमिकल चेंजेस आ रहे हैं। ड्यूरिंग टू दिस प्रेशर इट केम इनटू ड्यू टू केमिकल चेंजेस एंड लेटर, लेटर का मतलब यहाँ पे मिलियंस ऑफ ईयर्स, आफ्टर द मिलियंस ऑफ ईयर्स इट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम प्रोडक्ट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट, देखो पहले क्या है, कोर है, कोर के ऊपर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फिर
ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म है, फिर सिल्ट है, सैंड है, सॉइल है, लैंड, रॉक्स है। जब इसका एक प्रेशर पड़ेगा इस चीज पे, तो जो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स हैं उसमें जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं, तो इसमें क्या है, बाद में ये परिवर्तन होगा किसका, पेट्रोल में। ये तो समझाया मैंने आपको। अब जो है ऑयल वेल, इसकी तो फॉर्मेशन आप देखेंगे, दो फॉर्मेशन में देखो मैंने बांटा हुआ है ऑयल वेल स्ट्रक्चर। एक तो ये लैंड फॉर्मेशन में है, और दूसरा जो है ये ओशियन यानी कि सी फॉर्मेशन में। सी फॉर्मेशन है, इसको आप कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे इसको, सी फॉर्मेशन हाउ इट केम इन एग्जिस्टेंस। देखो भैया, ये जो आपका फॉर्मेशन है ना, ये सी है, ये पानी है, ये वाटर है, और उसके नीचे जो हम, ये जो तलछट गई है तलहटी में, इसको बोलेंगे हम गाद या मिट्टी। और इसके नीचे वाली लेयर में जाएंगे तो ये डेंसल मिलेगी, यानी कि घनत्व इसका अधिक मिलेगा, मिट्टी का, गाद का। अब इसकी जो नीचे वाली और नीचे की फॉर्मेशन में जाएंगे, वो हमें मिलेगी गैस की फॉर्मेशन, यानी कि, अरे यार ये ब्लैक कलर ब्लैक पे मैच नहीं होता। वाटर प्रूफ जाके यहाँ से एक आया जाएगा टाइप का, ये करना है, पाइप देख, और फिर हम डालने हैं, और बायो प्रोडक्ट बैक पोर्शन डालेंगे, याद रखना। एंड वाली फॉर्म और हमने कैंसल, और उस हमें माइनिंग कर, पेट्रोल का जो नीचे ग्राउंड वाटर से नीचे पहली बार है तेल भारत में फर्स्टली ऑयल डिस्कवर्ड है, वो अब बोलोगे हुआ तो था, पे हुआ था, तो कंपनीज अलग अलग थी। तो जो 1860s में असम के, शिट, असम के एरिया में 1860 में
ऑयल जो है वो डिस्कवर किया गया, ऑयल वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन द पार्ट ऑफ द असम इन 1860। 1816 में किया गया है। तो उस टाइम पे दो कंपनी थी, पहली तो थी असम रेलवे, असम रेलवे, और दूसरी थी आपकी ट्रेड कंपनी ऑफ ब्रिटिश, ट्रेड कंपनी ऑफ ब्रिटिश। देखो मैंने बताया था 1860 में असम रेलवे, तो आप मुझे ये बताओगे कमेंट में, इंडियन रेलवे स्टैब्लिश इन विच ईयर, भारतीय रेल की स्थापना किसने की और कब की, दोनों बताइए आप मुझे। अब ये जो है इसके बाद जब यहाँ पे तेल की खोज हो गई है तो कंपनी ने दोबारा काम शुरू करा इन 1889 डिगबोई, डिगबोई में तेल की खोज की गई। और डिगबोई कहाँ पे है आपका, डिगबोई है आप फिर से आपका असम वाले एरिया में, डिगबोई में या असम के डिगबोई क्षेत्र में तेल की खोजें की गई। और ठीक से इसको समझेंगे, जब 1860 में असम रेलवे और ट्रेड कंपनी ने किया था तो वो कौन सा एरिया था, ऊपरी असम, यानी कि अपर असम, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊपरी असम। ऊपरी असम का जो क्षेत्र है उसको जब आप अब हर कटी 1994 में, उसके बाद के 2 साल बाद ठीक 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आयोग बनाया जिसको बोलते हैं हम ओएनजीसी। क्या बनाया, ओएनजीसी, जीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, लिखा ना, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इस्टेब्लिश इन 1956, यहाँ पे मेंशन है, यहाँ मैंने खुद लिख दिया है। और इसने जो ऑयल की और नेचुरल गैस की शुरुआत की, खोजों की शुरुआत की, देखो कहाँ पे करी, गल्फ ऑफ खंबात। अब गल्फ ऑफ खंबात जो है वो आपका गुजरात वाले एरिया में आता है, गुजरात के जो अरब सागर है, और इसकी खोज की गई 1961 में, और 1976 में कहाँ गई, बॉम्बे हाई में। मैप दिखा देता हूँ मैं, कहीं पे लिखा होगा तो। ये ऐसे कैसे हो सकता है, गिव मी फ्यू मिनट। हरकटिया, हरकटिया ऑयल फील्ड बात हुई, खोज हुई, अब है आउट नहीं है ना, हरकटिया
बारे में मैं ज्यादा क्या बताऊं, कोई एस्टैब्लिश इन 1950 और लास्ट का बहुत पहले यहाँ पे हो चुकी थी। अब असम की ऑयल फील्ड बेसिकली हम के लिए बहुत आपका धन्यवाद। हैप्पी दिवाली। और लास्ट में आप लाइक सब्सक्राइब लास्ट बेल आइकन फर्स्ट इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव और अन अकेडमी में आपका दोस्तों फिर से स्वागत है। थैंक यू, टेक केयर।